हाय एवरीवन। तो आज हम पॉलिटी लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे। पॉलिटी लेक्चर 3। इससे पहले जो भी वीडियो बनाए हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक बार 30 सेकंड में मैं उनको शॉर्टली बता देती हूँ क्या क्या डिस्कस किया। तो वो ऐसा नहीं है कि हमने मतलब वो अभी आप उनको देखो, वो आगे भी बहुत काम आएंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें जो भी बॉडी एक तो न्यूज़ में थी उसको डिस्कस किया गया और जितने स्टैटिक हमको जानना है वही मैंने पढ़ाया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो आप मस्ट वॉच वीडियो है, वो दोनों देखो। तो हमने सीसीआई के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग के बारे में पढ़ा, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और हमने क्या पढ़ा, एजीआई, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लोकपाल के बारे में हमने पढ़ा कि लोकपाल को कैसे सर्च कम सिलेक्शन कमेटी किस तरह से मतलब इसका गठन होता है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स पढ़ा था। फिर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड जो था, वन नेशन वन राशन कार्ड है ना, और यूसीसी, ठीक है, यूसीसी। देन इंटरनेट एज अ बेसिक राइट, इंटरनेट एज अ बेसिक राइट। फिर तेजस जो जिसका प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट ट्रेन है, कॉर्पोरेट ट्रेन, फर्स्ट सेमी हाई स्पीड फुली एसी ट्रेन है ना, उसके बारे में। फिर जो डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजीशन है, ये सब चीज़ें भी हमने देखी। फिर कुछ पोर्टल्स भी थे जैसे संतुष्ट पोर्टल, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ई गवर्नेंस पे INDA था, इंडिया करके। फिर हमने जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स हैं ना, तो वो सब भी डिस्कस की थी। तो ये सब आपको रिवीजन इसको करते रहना है कि क्या क्या चीज़ें थी करंट में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज भी जो हम पढ़ेंगे वो हमारा थोड़ा सा मतलब जितने जो आर्टिकल्स थे, ठीक है, आर्टिकल्स कौन कौन से आर्टिकल संविधान के न्यूज़ में थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना हमारे लिए, तो वो पढ़ेंगे। उससे पहले हम जो टॉपिक है वो देख लेते हैं क्या क्या न्यूज़ में है। तो गवर्नर का इशू जो रहता है हमेशा न्यूज़ में रहता है, ठीक है। गवर्नर जो रहता है न्यूज़ में ही रहता है। तो आपको गवर्नर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो गवर्नर होगा मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन में किस में मेंशन है, आर्टिकल 153 में, ठीक है, 153। तो आपको पता चल जाएगा वीडियो क्लास में कि कितने आर्टिकल्स हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है, टॉपिक्स को डिस्कस करते करते। तो 153 में क्या है कि एक गवर्नर होगा। तो अब क्या जो गवर्नर होता है, क्या वो एक मतलब एक स्टेट का जो एक स्टेट का गवर्नर है, क्या किसी दूसरे स्टेट का गवर्नर नहीं बन सकता? तो ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो स्टेट है, ठीक है, वहाँ पे किसी किसी जगह पे यूटीज़ में भी वो क्या है, गवर्नर है, और स्टेट में भी गवर्नर है, तो बन सकते हैं, ठीक है। और क्या बस ये होता है कि दूसरे जो स्टेट, जैसे अगर कोई उत्तराखंड का पर्सन है, ठीक है, तो उसको उत्तराखंड में ही गवर्नर नहीं बनाया जाता, उसको या तो यूपी भेज देंगे या फिर यूपी वाले को कहाँ भेज देंगे, यूके भेज देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इट्स जस्ट अ कन्वेंशन वी आर फॉलोइंग, है ना, ये हम एक परंपरा फॉलो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो आर्टिकल 155 है, ठीक है, आर्टिकल 155, एक मिनट, ये 155 जो है, तो इसमें क्या बोला गया है कि प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। और गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो क्या होता है, गवर्नर एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है उसका, ठीक है। तो जो ये इंडिपेंडेंट ऑफिस कैसे कि मतलब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन होता अभी प्रैक्टिस में क्या है, ऐसे ही होता है कि वो सबॉर्डिनेट की तरह ही काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि ये मतलब गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एज अ इंडिपेंडेंट ऑफिस एंड नॉट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब जो इसकी जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, क्वालिफिकेशन वो किस में है, क्वालिफिकेशन की बात की गई है आर्टिकल 157, ठीक है, 157 में की गई है कि 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए, ठीक है। 35 से ज़्यादा की एज हो तब वो क्या क्वालिफाई हो सकता है गवर्नर बनने के लिए, और या फिर सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है, सिटीज़न ऑफ इंडिया, एंड 35 साल से ज़्यादा की एज होनी चाहिए। आर्टिकल 159, तो आर्टिकल 159 में क्या बोला गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, तो वो क्या दिलाएंगे गवर्नर को, शपथ दिलाएंगे, ओथ, ठीक है। तो ओथ कौन दिलाता है, 159 आर्टिकल है और गवर्नर दिलाता है, ठीक है। तो हमने अभी कितने आर्टिकल पढ़ लिए, सबसे पहले आर्टिकल 153 हमने पढ़ा, 153 में गवर्नर के बारे में है। देन हमने पढ़ा 155, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ केवल कि प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। देन 157 हमने पढ़ा, 157 में कि इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में 35 एज होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि सिटीज़न ऑफ इंडिया।
फिर हमने एक और आर्टिकल पढ़ा 159, जिसमें ये बोला गया कि चीफ जस्टिस इनको ओथ दिलाएंगे, ठीक है, ओथ से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है मतलब अगर दूसरा जो है, अब दूसरा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, प्रियम्बल, ठीक है। तो प्रियम्बल आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये तो सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। प्रियम्बल क्या है एक बार मैं बता देती हूँ आपको प्रियम्बल। तो ये प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, ठीक है। यहाँ पे है ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो यहाँ पे 3 चीज़ों पे आपको पहले तो फोकस करना है, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, ठीक है। तो क्या, न्याय और स्वतंत्रता और समानता, ठीक है। न्याय किस चीज़ की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी जो है किस चीज़ की, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। तो थॉट, इसको आप ऐसे करके याद कर सकते हो, TEBFW, ठीक है। T फॉर थॉट, E फॉर एक्सप्रेशन, B फॉर बिलीफ और F फॉर फेथ, ठीक है, और W फॉर वर्शिप, कि आपको विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है। एंड इक्वालिटी यानी कि समानता। तो समानता किस चीज़ की, स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी के अवसरों की समानता है। और इसके बीच आपको भाईचारे यानी कि फ्रेटर्निटी, ठीक है, डिग्निटी। तो ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं। तो मेन तो ये सब चीज़ें याद रखनी है कि क्या, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन in our constitute assembly 26th day of November 1949 do hereby adopt enact and give the ourselves to this constitution, ठीक है। तो इसको आत्मार्पित करते हैं हम, ऐसा इसमें बोला गया है, ठीक है। तो अब जो ये प्रियम्बल है, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे सबसे पहले तो ये कौन से कहाँ से मतलब ली गई है ना, क्योंकि आपको पता है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने काफ़ी सारे सोर्सेज से हमने देखा कि वो इंडिया में एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, तो उसके बाद ही हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाया है। ओके, तो यहाँ पे जो यूएन का चार्टर है, यूएन का चार्टर, तो वहाँ से हमने इसको अडॉप्ट किया है प्रियम्बल को, ठीक है। और सबसे पहले जो प्रियम्बल था कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन में था मेंशन, ये था मेंशन यूनाइटेड स्टेट के, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें भी पता होनी चाहिए, फैक्ट्स। और यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, यहाँ पे आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद रखना होगा, ठीक है। तो जो इसमें ये जो वर्ड है ना, जैसे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, है ना, इसके अलावा 3 वर्ड याद रखने हैं आपको, आईएसएस सही नहीं लग रहा, हम इनको एसएसआई ही पढ़ लेते हैं, एसएसआई। तो ये जो सेक्युलर, सॉवरेन और इंटीग्रिटी है, तो ये आपका जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का, ठीक है, 1976 का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। नेक्स्ट जो इसमें प्रियम्बल के मतलब इनको पता होना चाहिए कि कब एक तो ये इंटीग्रिटी इसमें 1976 में ऐड किया गया है ना। दूसरा, कभी मतलब कंफ्यूज करने के लिए ऐसे पूछा जाता है कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो ऑब्वियसली ये प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब क्या इसको अमेंड किया जाता है या नहीं किया जाता, ठीक है। तो अमेंड भी किया जाता है। तो अभी हमने ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पढ़ा, तो इसी का ही था ना, तभी तो हमने ये वर्ड इसमें जोड़ा था, इंटीग्रिटी। और दूसरा ये कि इस प्रियम्बल को डिज़ाइन किसने किया था, तो ये राम मनोहर सिन्हा थे, जबलपुर मध्य प्रदेश के। तो उन्होंने इसको क्या किया था, डिज़ाइन किया था, ठीक है। तो ये फैक्ट कुछ पता होने चाहिए प्रियम्बल से रिलेटेड। दूसरी जो टॉपिक है हमारा, वो हम देख लेते हैं किससे रिलेटेड है। यहाँ पे हम आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे, है ना, आर्टिकल्स। तो आर्टिकल 87 वॉज इन न्यूज़, अब ये न्यूज़ में था, ठीक है। अब क्योंकि क्या है, इसमें होता है क्या है, एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल, है ना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेशन होता है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, दोनों हाउसेस जो पार्लियामेंट के लोकसभा राज्यसभा होते हैं, वो असेंबल्ड होते हैं एक साथ, और फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उनको एड्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आर्टिकल 87 का 1 ये कहता है। और ये कब ये अडॉप्ट किया गया था, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड द प्रेसिडेंट टू एड्रेस बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, कि जो भी सेशन का स्टार्ट होगा, है ना, अभी भी ये न्यूज़ में, क्योंकि जैसे भी सेशन स्टार्ट होगा, एवरी सेशन कमेंसमेंट, ठीक है, जब दोनों हाउसेस आएंगे सेशन में, तो ये
प्रेसिडेंट को रिक्वायर्ड है कि आपको क्या करना है, एड्रेस करना है। फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा ही आया था। अब आर्टिकल 78 और 167 के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्यों न्यूज़ में थे, क्योंकि जो रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उन्होंने प्रेसिडेंट को ब्रीफ किया था कि वो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज़ पे, ठीक है। तो ये क्या है, मीटिंग टुक प्लेस अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ बॉर्डर टेंशन विद चाइना, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड द कोविड-19 सिचुएशन, है ना। तो ये सब टॉपिक, ये नेशनल हो गया हमारा कि जो कोविड-19 वैसे इंटरनेशनल, पर कोविड-19 का भारत में क्या स्टेटस है ना, तो उसकी रिपोर्ट भी एक तरह से किसको करना है, प्रेसिडेंट को देना है, प्राइम मिनिस्टर को। बॉर्डर टेंशन विद चाइना, यहाँ पे क्या चल रहा है LAC में, ये भी बताएंगे वो प्रेसिडेंट को। तो जो आर्टिकल 78 है हमारे संविधान का, वो डील करता है प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज से विद द रिस्पेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, कि प्रेसिडेंट को देना है इन्फॉर्मेशन। और 78 में ये बोला गया है कि ड्यूटीज़ एज द प्राइम मिनिस्टर, सबसे मेन तो ये कि कम्युनिकेट करना है प्रेसिडेंट से टू ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74 में मेंशन है, इनके जो भी डिसीजंस होते हैं, ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स इन द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। दूसरा, furnish such information relating to administration of the affairs of the union proposal for legislature as the president may call, कि या तो आज राष्ट्रपति ने कुछ मांगी है इन्फॉर्मेशन, वो भी उनको देनी होगी, और जो लेजिस्लेचर में आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो कर रहे हो, है ना, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी होगी प्रेसिडेंट को। एंड प्रेसिडेंट, इफ़ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब जैसे कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई भी प्रस्ताव है, उन्होंने वहाँ पे डिस्कस नहीं किया है अभी, मतलब उसको कंसीडर नहीं किया गया है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को अगर वो चीज़ सही लगेगी, वो उसको कंसिडरेशन में लेके एनी मैटर, तो उस मैटर को क्या कर सकते हैं, वो बाद में क्या ले जाएंगे, वो पार्लियामेंट में रख सकते हैं ना, टेकन बाय मिनिस्टर बट विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द CUM, है ना। तो ये चीज़ है कि कोई मंत्री द्वारा कोई डिसीजन लिया गया, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा उस पर कोई भी कंसीडर नहीं किया गया, तो वो उसको प्रेसिडेंट बोल सकता है फिर बाद में। आर्टिकल 167 सिमिलर पावर्स देता है गवर्नर के प्रति, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है वो क्या होंगे, उनको रिस्पॉन्सिबल होना होगा, इनको अकाउंटेबल होना होगा इसी चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये आपको आर्टिकल 167 पता चल गया, आर्टिकल 78 भी पता चल गया, और आर्टिकल 87(1) भी पता चल गया, और बाकी हमने 153 और जो 155 है आर्टिकल, ठीक है, जिसमें क्या है, प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, और 157 और 159, है ना। तो ये कितने सारे हमने आर्टिकल अभी देख लिए। अब 2 और 3 आर्टिकल हम और देखेंगे, ठीक है। आर्टिकल 131, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि ये क्या करता है, स्पेशल पावर्स होती हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट की, है ना। अब ये न्यूज़ में क्यों था, न्यूज़ में इसी के थ्रू आप क्या देखोगे, आर्टिकल 365 भी देखोगे, एंड आर्टिकल 256 भी देखेंगे हम, है ना। तो ये सब भी आप ध्यान से देखो। तो आर्टिकल 131 इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि अब CA जो था 2019 में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था 2019 का, तो ये क्या करता है, इट ग्रांट्स इंडियन सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़, ठीक है। नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में कौन कौन होंगे, हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, Christians who migrated to India from Afghanistan, Pakistan, Bangladesh ऑन और बिफोर December 31, 2014, ठीक है। 3 कंट्रीज से जो आएंगे, ये 6 कम्युनिटी बता दिए, हिंदू, सिक्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन। तो ये लोग जो है इन 3 कंट्रीज से आएंगे, तो तब इनको क्या होगा, कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है कि इनको सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की, है ना। अब यहाँ पे जो इशू था, ये इशू ये था कि जो केरला गवर्नमेंट है, ठीक है, इससे पहले छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट भी और केरला गवर्नमेंट भी, इन्होंने क्या बोला कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये वायलेट कर रहा है। वायलेट किसे कर रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को, है ना। जो केरल के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मतलब वहाँ के लोगों के, उनको कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इट्स अ वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। हमारे जो आर्टिकल 14 है ना, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, हमारे जो आर्टिकल 25 है, जहाँ पे हमें फ्रीडम, इक्वालिटी और जो भी हमको सेक्युलर, है ना, ये सब प्रैक्टिस करने का की स्वतंत्रता है, तो उसको भी वायलेट कर रहा है। तो CEO को मानने के लिए, क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा, जो आर्टिकल 256 है उसके तहत जो स्टेटस आर्टिकल 256 के तहत क्या करना पड़ेगा, जो राज्य है उनको निर्देश मानना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, है ना। तो ये है, और तब ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था इसकी संवैधानिकता को लेके, फिर PIL फाइल की थी, है ना। तो अब इसमें यही था कि जो 256 होता है आर्टिकल, वो क्या करता है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द एग्जीक्यूटिव
power of every state must ensure compliance with the laws made by the parliament, है ना, कि 256 हर स्टेट को पार्लियामेंट के द्वारा जो भी कानून बनाए गए होते हैं, जो भी लॉज होते हैं, तो उनका अनुपालन सुनिश्चित यहाँ पे करना होगा। अगर कोई भी स्टेट ऐसा करने में असफल रहता है, ठीक है, ऐसा कोई नहीं कर पाता है, तो उस पे क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 365 है वो लागू किया जाएगा, ठीक है। 256 में क्या है कि उनको ये है कि करना होगा, और अगर वो ऐसा करने में कोई गाइडलाइंस नहीं मान पाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वो क्या होंगे 365 में उनके ऊपर लागू हो जाएगा। अब 365 इन केस ऑफ फेलियर, है ना, वही चीज़ है, कंप्लाई विथ or to give effect to directions given by the union, the president is empowered to make a decision thinking that a situation has arisen, है ना, in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of this constitution, तो president rule could be enacted। ध्यान से मतलब इस बात को सुनना कि अगर स्टेट ऐसा करने में, कोई भी स्टेट अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे 365 लागू किया जाएगा, और यूनियन के जो गाइडलाइंस उनकी जो निर्देश होते हैं, उनको अगर नहीं मानना है, उसको प्रभावी करने में अगर ये प्रेसिडेंट को पता चलता है कि वो असफल हो गए हैं, तो प्रेसिडेंट को लीगली तौर पर वो ये मानेंगे कि अब एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि जो स्टेट है, तो स्टेट खुद मतलब वो शासन करने की हालत में नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो नहीं चल पा रहा है, तो अब वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल कुड बी इनेक्टेड, तो ये चीज़ हो गई आर्टिकल 365 का कंसेप्ट एंड आर्टिकल 256। और आर्टिकल जो 131 मैंने बताया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को क्या दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब क्या होता है, आरंभिक अधिकारिता, कि जैसे कोई सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, या फिर सेंटर और दो या तीन स्टेट के बीच में हो डिस्प्यूट, या फिर कोई सेंटर स्टेट मतलब जैसे कि अभी जैसे छत्तीसगढ़ केरला एक साथ हो गए, है ना, और सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ हो गई, तो ये डिस्प्यूट इनको क्या करना है, रिजॉल्व करना है, या फिर किसी स्टेट के बीच में हो, है ना, तो ये सारी चीज़ें भी देखता है कौन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बाकी जो आपको वो पता होगा, इनकी जो रिट होती है, एक तो यही होती है जिसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन या फिर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, प्राइमरी जुरिस्डिक्शन। दूसरा एक होता है रिट, है ना, रिट जुरिस्डिक्शन। इसमें आपको आर्टिकल 32 पता होना चाहिए। आर्टिकल 32 में जो सुप्रीम कोर्ट है, वो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का मतलब वायलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे वो देखता है ना, तो उसी से इसको बोला जाता है रिट को। अलग अलग टाइप की इसमें रिट होती हैं। तो एक जो दूसरी जुरिस्डिक्शन होती है, वो क्या होती है, एपिलेट जुरिस्डिक्शन, यानी कि एपिलेट से ही पता चल जाएगा ना, अपील करने के थ्रू, मतलब आपको अगर हाई कोर्ट की जजमेंट आपको आपके अकॉर्डिंग वो सूटेबल नहीं हुई, तो आप हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो, है ना। तो ये हो गया आपका एपिलेट जुरिस्डिक्शन। दूसरा एक एडवाइजरी भी होता है, ठीक है, तो एडवाइस कर सकता है जो प्रेसिडेंट है, मतलब जो आर्टिकल मैंने 143 पहले भी बताया है कि जब किसी भी समय, किसी भी टाइम पे अगर प्रेसिडेंट को ये लग रहा है कि कंट्री के पास क्या हो गए, हमारे विधि से संबंधित कोई प्रश्न है, वो मतलब वो आया है ना, तो तब क्या करता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट से वो क्या कर सकता है, एडवाइस ले सकता है ना। और राष्ट्रपति फिर क्या करता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसको मतलब एडवाइस भी देता है ना। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू सेंसस, ठीक है। तो जो सेंसस है, अभी ये भी न्यूज़ में था, सेंसस पता है आपको ना, NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, CA NRC, तो इनके वजह से ये भी अभी न्यूज़ में आया था सेंसस। तो यह सेंसस होता क्या है, मतलब सबसे पहले हर 10 साल में निकलता है, ठीक है, पहली चीज़ ये याद रखना है, हर 10 ईयर्स, एवरी 10 ईयर्स सेंसस होता है। दूसरा सबसे पहले जो कब आया था, ये 1882, ठीक है, 1882 में सेंसस आया था। उस टाइम पे कौन लेके आया था, लॉर्ड मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो लेके आए थे। फिर जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ वो हुआ, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई मुझसे, लेट मी क्लियर दिस पेज। तो सेंसस, ठीक है, पहली चीज़ हमको यही पता होना चाहिए कि जो सेंसस है हर 10 साल में आता है, 10 ईयर्स। उसके बाद जो लॉर्ड मेयो है, ठीक है, लॉर्ड मेयो लेके आए थे, लेकिन 1872 में पहली बार आया था, ठीक है, सेंसस 72 में। जो ऑफिशियली तौर पे आया था वो 1881 में आया था, 1881 में
उस टाइम पे फर्स्ट ऑफिशियल जो सेंसस लाए थे वो लॉर्ड रिपन लेके आए थे, लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए इनके अंतर्गत क्या आया था। अब जो 2021 में होगा, ठीक है, 2021 में सेंसस होने वाला है, तो 16 सेंसस होगा, ठीक है, 16 एडिशन इसका होगा सेंसस का। अब इसमें क्या होगा कि जो ये कंडक्ट कौन किसके द्वारा किया जाता है, तो जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल है, ठीक है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल, इनके द्वारा ये क्या किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। सेंसस कमिश्नर इसमें होते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत एक सेंसस एक्ट भी है, सेंसस एक्ट 1949 का, जिसमें इसमें ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें दी होती है, ठीक है। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट बॉडी है न्यूज़ में वो IRAD है, IRAD। इसके बारे में हमने अभी कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर की न्यूज़ में भी पढ़ा था। ये क्या है, एक तरह से इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, ठीक है, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। तो ये किसने इसको बनाया है, जो IIT मद्रास है, ठीक है, IIT मद्रास इन्होंने बिल्ड किया है इसको, इम्प्लीमेंट मतलब कौन कर रहा है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर, ठीक है। तो नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर इसको कर रहा है। अब इसमें मैंने बताया था कि जो भी मतलब रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड है, तो रोड में जो क्लैशेस जो हो जाती है, रोड क्रैश होते हैं, तो उसको ही मॉनिटर करने के लिए, है ना, एक इंजीनियर होंगे जो, तो इंजीनियर PWD डिपार्टमेंट से, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से होंगे। तो यहाँ पे वो जाएंगे कि कहाँ किस चीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम हुई है, कहाँ पे रोड की कैसी स्थिति है, और उसके बाद ये फिर इनको बताएंगे, फिर उस तरह से रोड वगैरह बिल्ट होगी, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर सही लगा होगा, पसंद आया होगा, आपको हेल्पफुल रहा होगा, सबसे मेन तो यही है, ठीक है। हमने क्या देखा, IRAD के बारे में देखा। उसके पहले हमने जो ये जो एक्ट है ना, सेंसस के बारे में देखा। उससे पहले हमने जो आर्टिकल्स थे 153, 157, 159 और इसके अलावा भी बहुत सारे हमने आर्टिकल आज डिस्कस कर लिए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है ना। तो ये सब चीज़ें याद रखना, आर्टिकल 87, 178, 167 एंड दूसरा क्या है 167, 131, 256 एंड 365, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।